पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन तुमने 10+2 में पढ़ा हुआ है, ठीक। तो बस वही है, उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, कुछ न्यू कंसेप्ट्स हैं और कुछ वही पुराने कंसेप्ट्स हैं जिन्हें हम और अच्छे से डील करेंगे इनके साथ, ठीक। तो दिस विल बी द आउटलाइन ऑफ दिस लेक्चर, द पोलराइजेशन, द मीनिंग एंड टाइप। मेलस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मेथड ऑफ पोलराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाउ वी कैन प्रोड्यूस ए पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। जिसमें हम ब्रूस्टर्स लॉ मींस पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक वायर ग्रिड पोलराइजर के बारे में भी पढ़ेंगे, जो तुमने मुझे लगता है कि 10+2 में नहीं पढ़ा होगा, ठीक। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पोलराइजेशन बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पोलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन, इसे पढ़ेंगे। जब हम पोलराइड देखते हैं, अगर तुमने देखा हो बाय चांस, वो पोलराइड बनता है पोलराइजेशन बाय एब्जॉर्प्शन से, ठीक। एंड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें पोलराइजर का यूज किया जाता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें डबल रिफ्रैक्शन का यूज किया जाता है, ठीक। देन हम फेज रिटार्डेशन प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, निकोल प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये निकोल प्रिज्म है जिसके थ्रू हम किसी अनपोलर लाइट को पोलराइज बना सकते हैं, ठीक। एंड देन इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें एक मेन एप्लीकेशन होगी लॉरेंज हाफ स्टेट पोलरिमीटर, ठीक है, जिसका इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक। तो दिस विल बी द आउटलाइन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं द पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक। तो स्टार्ट करें इसकी एप्लीकेशन से ही, एक ओवरव्यू ऑफ द एप्लीकेशन और द इंटरेस्ट इन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो हम देखते हैं कि जनरली जो भी लेंसेज होते हैं, जो हाई एंड कैमराज होते हैं, ठीक, वो जनरली पोलराइज्ड फोटोग्राफी करते हैं, ठीक। उनके जो लेंसेज होते हैं वो पोलराइज्ड होते हैं, ठीक है, और जिसका पोलराइजेशन हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो और इसका फायदा क्या है? इससे हम सन का ग्लेयर दूर कर सकते हैं। एंटी ग्लेयर जो ग्लासेस हैं उनमें भी इसी पोलराइजेशन का यूज किया जाता है, पोलराइज्ड लाइट का, ठीक। तो ग्लेयर को दूर करने के लिए रिफ्लेक्शंस बहुत सारे जो होते हैं, उन रिफ्लेक्शंस को भी दूर किया जा सकता है इससे, ठीक। जनरली हम जब फोटो खींचते हैं तो स्काई का कलर और अर्थ का कलर लगभग एक जैसा मालूम पड़ता है, क्यों? क्योंकि स्कैटरिंग हो रही होती है लाइट, ठीक। सो हम स्कैटरिंग को रिमूव कर सकते हैं बाय दिस पोलराइजेशन, ठीक। स्काई का कलर थोड़ा डार्क हो जाता है, जिससे कि कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, ठीक। कलर सैचुरेशन और हेज को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। अच्छा, तो अगर हम कुछ ऐसी पोलराइजेशन फोटोग्राफी के से लिए हुए कुछ फोटोज की बात करें, तो ये दोनों फोटोज हैं, इनमें सब कुछ क्लियर होगा मुझे लगता है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, सारी चीजें क्लियर है, देयर इज नो मच प्रॉब्लम, है ना? ऐसा ही है ना, मेरा? यस सर। अच्छा, अगर ये सब क्लियर है तो इसके बारे में क्या बोलोगे? सेम फोटोग्राफ है, सेम सीनरी है, ठीक। तो अगर ये क्लियर था तो ये और भी ज्यादा क्लियर है, आई थिंक सो, ठीक। तो अब इसके इसे देखने के बाद ये तो क्लियर नहीं है, ऐसे इस पिक्चर को देखने के बाद दिस इज नॉट क्लियर। तो ये जो पोलर ये वाली जो फोटोग्राफी है, ये जो फोटोज हैं, ये पोलराइजर के साथ हैं और ये विदाउट पोलराइजर के साथ, कोई पोलराइजर नहीं था इनमें, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होती, लेकिन हम उसे और अच्छा बना सकते हैं विद पोलराइजर, ठीक है। इसमें हुआ क्या है, इसमें स्काई के कलर को डार्क कर दिया है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन था, स्काई का रिफ्लेक्शन इसमें इस वाटर में, ये वाटर है, इसमें स्काई का रिफ्लेक्शन आ रहा था, वो यहाँ से रिमूव हो गया और जो कलर थे, कलर सेचुरेट हो गए, ठीक है। अगर कुछ और भी एग्जाम्पल देखें इसमें, तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है ना? यहाँ पर है, ये भी सब कुछ क्लियर ही है, एक लोटस है, ये उसके कुछ लीव्स हैं, ठीक। यहाँ पर बस यहाँ तक पानी आ रहा है, बस यहाँ तो गीला है, ऐसा कुछ मालूम पड़ रहा है, ठीक, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर ये है तो फिर इसके बारे में क्या? यही वाली फोटोग्राफ विद पोलराइजर जब हमने देखी, तो यहाँ तो मालूम पड़ रहा था केवल गीला है, यहाँ पर सैंड गीली हो गई है, लेकिन नहीं, सैंड के ऊपर वाटर था यहाँ, ठीक। ऐसे ये इन दोनों में जो डिफरेंस देखो, और मेन डिफरेंस इनमें देखो, ये अगर पोलराइजर के साथ है तो इसके सामने ये तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो ब्लैक एंड व्हाइट मालूम पड़ रहा है, हालांकि यहाँ पर भी कलर है, ठीक। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फोटोग्राफ्स विदाउट पोलराइजर एंड पोलराइजर, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे। अच्छा, कुछ और भी एग्जांपल है मेरे पास, और भी अच्छे हैं इनसे, लेकिन क्योंकि टाइम मुझे लगता है हो रहा है, तो 3:50 होता है ना? अरे हाँ, है टाइम हमारे पास, 9 to 9:50 होता है, ओके। तो कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे ये तो वास्तव में खराब है, ऐसा है ना? इसमें कुछ समझ आ रहा है ना? ये कुछ ट्रीज हैं, यहाँ पे हिल है, आ रहा है। और अगर इसकी बात करें तो दिस इज विद पोलराइजर। हुआ क्या, यहाँ पर जो हेज था, जो वेपर थी, वेपर के थ्रू, स्कैटरिंग के थ्रू हमारी
फोटो पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही थी वो यहाँ क्लियर हो गई। ठीक, तो यहाँ स्कैटरिंग की प्रॉब्लम नहीं आई विद पोलराइजर। अगेन ये दोनों फोटोग्राफ कोई प्रॉब्लम मालूम पड़ रही है क्या? मुझे नहीं लगता। ठीक, यहाँ पर बस ये पानी है, ये तो बाहर से आके थोड़ा-सा देख रहा है बाहर की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बिल्डिंग है, ठीक? बस एक प्रॉब्लम ये लग रही है कि यहाँ पे जो ये ग्लासेस हैं, ग्लासेस से रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो जो भी ये कुछ दिख रहा है, दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अनदर बिल्डिंग एट अनदर साइड ऑफ द रोड, ठीक? और जब इन दोनों फोटोग्राफ को पोलराइज़र के थ्रू लिया, देन वी गॉट दिस, ठीक है? तो यहाँ हम वाटर के अंदर भी देख सकते थे। यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन आ रहा था स्काई का, वो रिफ्लेक्शन दूर हो गया, ठीक? इसी रिफ्लेक्शन को ग्लेयर बोलते हैं। तो अब यहाँ से एंटी ग्लेयर फोटोग्राफी हुई है यहाँ पे, ठीक? और यहाँ पर रिफ्लेक्शन रिमूव हो गए, तो आराम से हम बिल्डिंग के अंदर देख सकते हैं। यहाँ से भी देख सकते थे लेकिन ध्यान देना पड़ता है, ठीक? तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। अच्छा, ये और एक एग्जाम्पल है अंडर वाटर फोटोग्राफी, ठीक? ये है विदाउट पोलराइजर एंड दिस इज विद पोलराइजर। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें पोलराइजर ने ग्लेयर दूर किया है, एक्स्ट्रा स्कैटरिंग दूर की है, इसने हेज को दूर कर दिया है, इसने स्काई को डार्कन कर दिया है, कलर्स को सैचुरेट कर दिया है एंड स्कैटरिंग के थ्रू जो भी प्रॉब्लम होती थी उन्हें खत्म कर दिया, है ना? और ये क्यों होगा? क्योंकि हम पोलराइजेशन के बारे में जानते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पोलराइजेशन विद दिस इंट्रोडक्शन। अगर किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, अपना कुछ इनपुट देना है, कुछ और भी बातें बतानी है तो बताओ। एक एग्जांपल मैंने बहुत पहले शायद दिया था, जल्दी देता हूँ कि जल्दी आजकल जो लोग ग्लासेस का यूज करते हैं आंखों पर, हाँ, वो एंटी ग्लेयर ग्लासेस का यूज करते हैं और उसमें पोलराइजर होता है, ठीक? सारी चीजें अच्छी हैं उस एंटी ग्लेयर पोलराइजर में, लेकिन एक चीज खराब है, ठीक? हालांकि तुम लोग बोलोगे उसकी जरूरत भी नहीं थी, वो ये है कि एंटी ग्लेयर ग्लासेस के बाद हम पूरे रेनबो को नहीं देख सकते, क्योंकि रेनबो रेनबो का रेनबो बनने के पीछे भी यही रीजन है, हाँ, वहां पर भी यही पोलराइजेशन हो रहा है, ठीक? रेनबो में से जो लाइट आती है वो पोलराइज्ड होती है, ठीक? और इसीलिए हम उसका भी एंटी ग्लेयर फोटोग्राफी के थ्रू उसके पूरे रेनबो को कंप्लीट नहीं देख सकते। जिसने भी जब से एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहने होंगे तब से उसने पूरा रेनबो नहीं देखा होगा, ठीक? हाफ रेनबो दिखाई देता है, साइड साइड वाले दोनों रेनबो दिखाई देते हैं, टॉप उस पर कभी दिखाई नहीं देता। ओके, चलो अब देखते हैं, हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है? तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा लाइट। लाइट बनती कैसे है, ठीक? तो लाइट कैसे बनती है? लाइट इज अ वेव, और जब कोई एटम एक्साइट होता है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं ड्यू टू एक्सटर्नल एनर्जी, जब वो एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं, वहां से जब वापस आते हैं अपने ग्राउंड स्टेट पे तो एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर देते हैं, एंड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और फोटोन क्या है? एक छोटी सी वेवलेट। तो इस तरह की एक वेवलेट बाहर आती है। सपोज यहाँ पर कोई एटम रखा था, उसने पहला डी एक्साइटेशन हुआ, उसने ये वेवलेट छोड़ दी, मींस दिस इज अ फोटोन, ठीक? और इसके वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि डायरेक्शन ऑफ वेव, हाँ, प्रोपगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो ठीक है, सपोज, और हम पहले भी बात कर चुके हैं दैट विल टॉक अबाउट ओनली इलेक्ट्रिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हमेशा वहां पर है, फालतू में एक्स्ट्रा बात करने की जरूरत नहीं। तो फिलहाल हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसमें अगर दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, देन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन जेड एक्सिस में, ठीक? डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक्स एक्सिस में रहे होंगे, हम बात नहीं कर रहे, एंड दिस इज प्रोपगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो ये तो पहला डी एक्साइटेशन हुआ, अगला वाला डी एक्साइटेशन होगा तब क्या होगा? ये तो वेव आगे बढ़ जाएगी, लेकिन अगला वाला एक्साइटेशन इससे पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक? इससे इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं। हो सकता है इसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हो, ठीक? तो अब अगर ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अगले वाले डी एक्साइटेशन होंगे। तो इस तरह से मल्टीपल डी एक्साइटेशन में जितने भी फोटोन इमिट हुए वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, और बस एक ही बात एक्स्ट्रा है कि कॉलीमीटर के थ्रू हमने जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है वो तो सेम रखी है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक फोटोन में डिफरेंट है, ठीक? और इस केस में अगर यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होगा, वो व्यू कर रहा होगा वहां तक जो भी लाइट आ रही है, तो वो ये व्यू करेगा इस तरफ आंखें करके, इस तरफ अगर देखेगा
तो ये व्यू करेगा कभी तो लाइट आ रही है उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन इस जेड डायरेक्शन में है, कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी इन दोनों के मिक्स डायरेक्शन में। तो रैंडम डायरेक्शंस के इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस को व्यू करेगा अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ बैठा होगा तो, ठीक। और उसे ऐसा लगेगा कि जो भी लाइट आ रही है यहाँ से उसमें इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशन वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो है लेकिन रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, ठीक। एंड दिस टाइप ऑफ वेव, light wave is known as unpolarized light wave और the natural light wave। जो भी natural light wave है वो unpolarized light wave होती है, ठीक है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम हो तो वही रोक लेना। अच्छा, तो अब पोलराइजेशन क्या है? अगर हम बाय किसी भी तरीके से बाय एनी मीन्स हम किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक वेक्टर को तो थ्रू होने दें और बाकी सबको छोड़ दें, ठीक। तो हम उस लाइट को बोलेंगे पोलराइज्ड लाइट। और ये पोलराइजेशन का जो फिनोमिना है केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है। ट्रांसवर्स वेव में, लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में यही देखेंगे। और इसी से क्लियर हुआ था कि लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। पहले बहुत टाइम तक ऐसा माना गया कि लाइट वेव है और वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ठीक है। अच्छा, इज दैट क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं वही कि ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, इसका फिनोमिना हम मैकेनिकल वेव में भी देख सकते हैं। सपोज एक मैकेनिकल वेव थी, किसी रोप में इंट्रोड्यूस कराई थी और ये ट्रांसवर्स वेव है और उसमें कुछ हमने स्लिट्स बनाई, स्लिट इस तरह की स्लिट जिसमें से वो रोप आसानी से मूव कर सके किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो अगर ये जो रोप है इस रोप में कोई वाइब्रेशंस क्रिएट करें, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जो कि जिसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस स्लिट की लेंथ की डायरेक्शन में हो, तब तो ये वेव इसकी ट्रांसमिट हो जाएगी बाय द ऑब्वियस रीजन, ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में मूव करने के लिए इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है। लेकिन अगर इसके डिस्प्लेसमेंट के वाइब्रेशन लेंथ की वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर हो तो ये तो मूव करने ही नहीं देंगे ये दोनों वुडन ब्लॉक, तो इसमें से कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होगी। तो अब अगर किसी एक, ये दोनों एक तरह से पोलराइजर का काम कर रहे हैं, उनमें से किसी एक पोलराइजर को अगर 90 डिग्री से रोटेट कर दिया जाए जैसे कि यहाँ किया, तो यहाँ तक तो लाइट आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये जो रोप है रोप मूव कर ही नहीं सकती इस डायरेक्शन में ड्यू टू दिस स्लिट, तो दूसरी तरफ हमें कोई वेव नहीं मिलेगी। अगर स्लिट्स की लेंथ जो वाइब्रेशंस का एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, उसी की डायरेक्शन में है, देन द लाइट कैन पास थ्रू। और अगर उनमें से किसी भी स्लिट को हमने रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री, देन वी कैन नॉट गेट द लाइट एट द एंड ऑफ द साइड ऑफ द स्लिट, ठीक। और इस तरह से वी कैन फाइंड अ पोलराइजर। अच्छा, यहाँ पर अगर ये जो वेव थी, वेव इस रोप को राउंड 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 भी करने लगते, ठीक, एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेट नहीं कराते, हम राउंड करने लगते, तो भी यहाँ पर हमें केवल वही वेव मिलती जिसमें वाइब्रेशंस वर्टिकल डायरेक्शन में। सो इन दिस केस द फर्स्ट स्लिट इज अ पोलराइजर। और अब ये लाइट, ये वाली वेव पोलराइज हो गई, एंड दिस इज एनालाइजर। एनालाइजर इसलिए कि इससे हमें पता पड़ जाएगा कि लाइट यहाँ की पोलराइज है या नहीं। मतलब ये वाली जो स्लिट थी इसके पीछे यहाँ पोलराइज नहीं था ये वाला वेव, लेकिन फिर भी हमें दूसरी तरफ एक वेव मिली। तो अगर इसे रोटेट कर दें इस वाली स्लिट को, तो हमें किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने पर यहाँ पर एक वेव फाउंड हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वेव को किसी पोलराइजर के थ्रू पास कराएं और उस पोलराइजर को रोटेट कराने लगे, रोटेट कराने पर दूसरी तरफ हमें अगर वेव मिल रही है, इसका मतलब उसके पहले वाली साइड में जहाँ से वेव इंसिडेंट हो रही थी वहां पर कोई लाइट पोलराइज नहीं है, दैट इज अनपोलराइज, ठीक है। और एनालाइजर कैसे, अगर इसे रोटेट कराने लगे और इसके पीछे जो इंसिडेंट हो रही है लाइट वो अगर पोलराइज होता, ये वाली वेव पोलराइज होती, तो इसे रोटेट कराने पर धीरे धीरे इसके एम्पलीट्यूड कम होते जाते और एग्जैक्टली 90 डिग्री होने पर एम्पलीट्यूड गायब हो जाते, ठीक। सो दिस इज एनालाइजिंग, सो दिस इज एन एनालाइजर। तो ठीक इसी तरह का फिनोमेना लाइट में भी होता है। कुछ स्पेशल तरह के क्रिस्टल्स होते हैं जिनसे हम पोलराइजर बनाते हैं। तो वो पोलराइजर लाइट के वाइब्रेशंस को किसी एक डायरेक्शन के वाइब्रेशन में ही रहने देते हैं और बाकी सारे वाइब्रेशंस को सप्रेस कर देते हैं। सो दिस इज अ पोलराइजर। और पोलराइजर के बाद हम सेम पोलराइजर अगर सामने भी रखें तो भी लाइट थ्रू होती है। अगर इस पोलराइजर को रोटेट कराने लगे, देन वी सी दैट लाइट इंटेंसिटी इज वेरिंग। इसका मतलब दिस इज एन एनालाइजर। तो पोलराइजर एंड एनालाइजर आर द सेम इंस्ट्रूमेंट्स, बस उनके यूज के अकॉर्डिंग हम उनके नेम रखते हैं, पोलराइजर और एनालाइजर।
ठीक है, ये एक एग्जांपल है, ये दो पोलराइजर्स हैं, जब सेम तरीके से रखे हुए हैं तो हम थ्रू देख सकते हैं, लाइट पास हो सकती है। इस एक को हमने अब 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, देन देयर इज नो लाइट पासिंग थ्रू। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पोलराइजर, फर्स्ट थिंग इज विल कॉल द फर्स्ट एज ए पोलराइजर एंड अनदर एज ए एनालाइजर। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इनके बारे में और पढ़ेंगे। अभी तुम्हारे पास 3 मिनट और हैं नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए, तो अभी हम यहाँ पर रोकते हैं अपने लेक्चर को और इस स्लाइड से नहीं, इस वाली स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे। ओके।